दोस्तों, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमने स्टार्ट किया एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, जो 2023 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, जो टॉपिक्स रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, चाहे वो आरओ हो या यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें अगर क्वेश्चन जिससे पूछे आएंगे तो 2023 का इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया करंट अफेयर्स का। उसमें हम सॉल्व करेंगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 2023 में जो करंट अफेयर्स में रहा है, तो बोला है लूला डी सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं रूस है, ब्राजील है, हंगरी है, नेपाल है। आप बताइए आंसर सही क्या होगा इसका। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। तो क्या बोला है इसमें, लूला डी सिल्वा ने ब्राजीलिया की राजधानी में तीसरी बार ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मतलब तीसरी बार इन्होंने शपथ ली है, ऑलरेडी 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं ये। लूला डी सिल्वा को जो 50.90 सबकी मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 49.10 वोट मिले, इसके पहले वो 2003 से 2010 के बीच 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। ऑलरेडी वो 2003 2010 तक में 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। लेकिन देखिए, अगर देखें ना, परसेंटेज जो है इनको थोड़ा सा अच्छा मिला है। मतलब अगर देखें यहाँ तो बहुमत मिला हुआ है, क्योंकि 50% ज़्यादा वोट मिले हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टी को 10% मिले हैं, दूसरी पार्टी को 20% मिली है, एक को 30% मिले, 30% वाला जीत गया। तो होता है ना कि थोड़ा सा पार्शियल लगता है या फेयर नहीं लगता है, इसलिए। अगर बात करें हमारे इसके इम्पोर्टेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बोला है जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, जी कमाल वर्धन राव, आर के गुप्ता, अनिल कुमार लाहौटी, ये आप राधिका, या अरविंद वालिया। आपको आंसर मार्क करना है, इसका सही क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को चुना गया है। कहाँ पे, 1 जनवरी 2023 से अनिल कुमार लाहौटी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए कर्मकारी और सीईओ बने हैं। उन्हें क्या हुआ है, 17 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड में सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पदभार संभाला था। जबकि अनिल कुमार लाहौटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं, ठीक है। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन क्या है, किस देश ने 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। किस देश ने 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था जो है कि पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। ऑप्शन हमारे हैं भारत है, ब्राजील है, अमेरिका है, या अफगानिस्तान है। आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा है भारत। तो भारत ऐसा देश बना है जिसने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था जो है, जो हर बार चर्चा में रहता है, वासेनार व्यवस्था की एक पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। वह 42 सदस्यीय एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वासेनार है वो क्या है, तो उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो 42 मेंबर्स इसमें है। जो स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण होता है, जो हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, खुद को, अपने आप, अपनी कंट्री को, उससे रिलेटेड व्यवस्था है ये। साथ में क्या है, पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। तो आपसे दोहरे उपयोग की बात करें, तो जैसे ऐसी कोई चीज़ जो देखने में तो लगता है कि हाँ ये जी बहुत सामान्य सी बात है, ये कोई मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होंगे या इससे कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन क्या होता है दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया। जैसे होता है ना कि आप एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे मेडिकल दवाइयाँ वगैरह हैं या मेडिकल केमिकल्स वगैरह होते हैं, उनका लोग इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते हैं। किसी जैसे होता है कि लाश वगैरह गलाने के लिए करते हैं या कुछ और भी चीज़ों के लिए करते हैं, तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, स्पेस एक्स ने 28 दिसंबर 2022 को इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने और सीधे लोगों के स्मार्टफोन में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए कौन से उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ रहा है, जैसे हम क्या होता है अभी क्या होता है, एक टावर लगा होता है, मोबाइल नेटवर्क टावर होता है। जैसे आप यहाँ पे रह रहे हो मुखर्जी नगर में, टावर लगे हुए जगह जगह पे, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। और आप अगर यहाँ पे रह रहे हो तो आपको जो नेट चल रहा है, इंटरनेट जो एक्सेस कर रहे हो आप, इन टावर्स की वजह से कर रहे हो। तो कई बार होता है किसी नीचे, अगर आप देखें ना ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हो तो नेटवर्क नहीं आते हैं। तो ऐसी समस्याएं ना हो, ट्रैफिक जो होता है, जो बहुत स्लो नेट चलता है, वो चीज़ ना हो, तो सैटेलाइट जो हो गया होगा, स्पेस में एक सैटेलाइट हम वहाँ पे एक लॉन्च कर देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आपका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। तो वही पूछा, जो स्पेस एक्स ने 28 दिसंबर को लॉन्च किया है, तो उपग्रह का नाम क्या है। तो हमारा ऑप्शन देखें, 54 स्टारलिंक सैटेलाइट है, स्पुतनिक 1 है, आर्यभट्ट है, या K1 है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हमारा है ए, ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन होगा इसका सही आंसर।
54 स्टारलिंक सैटेलाइट जो है ये हमारा है। इसका हम देखते हैं क्या लिखा है। स्टारलिंक उपग्रहों जो है 54 स्टारलिंक सैटेलाइट जो है, इन उपग्रहों को जो है, फिर मैं चला क्या लिखा है, इन उपग्रहों को जेन 2 भी कहा जाता है, जनरेशन 2 या जेन 2 भी कहा जाता है, आपको याद रखना है ये। इन उपग्रहों का जो प्रक्षेपण है फ्लोरिडा यूएसए में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हुआ। तो आपसे अगर पूछा है तो कहाँ से भेजा गया है, तो वो इनको यहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, मतलब उस वर्ष में बाजरे का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए भी घोषित किया गया था। 2025 है, 24 है, 22 है या 23 है। हमारा आंसर क्या होगा इसमें। हम करंट अफेयर किस ईयर का डिस्कस कर रहे हैं, 2023 का, तो हाल ही जाहिर सी बात है हमारा आंसर क्या होगा, 2023 है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बाजरा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है 2023 में। ठीक है, साथ में क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बोल रहे हैं कि हम भारत को जो क्या करेंगे, बाजरा का वैश्विक केंद्र बनाएंगे। मतलब अगर कोई ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी बाजरा की बात करें तो उसको क्या नाम याद आ रहा है, भारत का नाम याद आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजय कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2023 से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नाम क्या है, अजय कुमार श्रीवास्तव। पूछ रहा है किस बैंक के एमडी और सीईओ का पद जो है ग्रहण किया है। ऑप्शंस हमारे हैं, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए, मैं सारे ऑप्शंस इसलिए भी डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे साल का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हम जो डेली डिस्कस करते हैं उसमें सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, या फिर कोई मंथली डिस्कस करेंगे उसमें सारे ऑप्शंस देखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए छोटा डाटा होता है। लेकिन कहाँ यहाँ पे पूरे साल का डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह पे नहीं जाएंगे। हम एक बार क्विक रिविजन कर रहे हैं, ताकि हमें पूरे साल का करंट अफेयर जो है जानकारी उसकी सारी हमारे पास रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 31 दिसंबर 2022 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ग्रैंड मास्टर्स वगैरह के बारे में आपको सब पढ़ाया हुआ है, जो भी करंट में रहा है जी, हमारा थोड़ा पुराना है तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो आदित्य मित्तल हैं, कौस्तव चैटर्जी हैं, प्रणव आनंद है या एमिन ओहानियन है। सही आंसर देखते हैं हमारा कौन है, कौस्तव चैटर्जी है। कौस्तव चैटर्जी बने हैं हमारे अभी। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, कोलकाता के 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जो कौस्तव चैटर्जी हैं, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वे पश्चिम बंगाल से 10वें ग्रैंड मास्टर हैं। मतलब अगर पश्चिम बंगाल से देखा जाए तो ऑलरेडी 9 ग्रैंड मास्टर्स ऑलरेडी बन चुके हैं पश्चिम बंगाल से। ठीक है, 10वें बने हुए हैं। रेटिंग और विशिष्ट संख्या में ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है हासिल करने होते हैं। पता क्या होता है, जैसे ग्रैंड मास्टर वगैरह आप बनते हो, जो भी चेस प्लेयर्स होते हैं उनको हर बार हर पारी जीतने के कुछ नंबर्स मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एक सूची बनी हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी चेस प्लेयर्स होते हैं, उस सूची में आपको पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका देखा जाता है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी रैंक पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखें नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। मतलब भारत और पाकिस्तान ने जो भी परमाणु प्रतिष्ठान हमारे हैं, जो हमारे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, एटम बॉम्ब से, तो क्या बोला गया है कि उन्होंने आदान प्रदान किया सूचनाओं का। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का वर्ष 2023 में ये कौन सा आदान प्रदान होता रहता है, आदान प्रदान। लेकिन क्या है, आपको भी सच पता है कि आदान प्रदान सिर्फ फॉर्मल वे पे होता है। सच जो है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कितनी है, वो किसी को भी खुले तौर पर नहीं बताई जाती हैं। ऑप्शन देखें हमारा, तो 30वां है, 32वां है, 31वां या 33वां है। इसका आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। इसका आंसर हमारा है कौन सा, 32वां। मतलब 32वीं बार ये आदान प्रदान किया गया है सूचनाओं का। तो उसका देखते हैं क्या है, भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौता के तहत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया गया है। फिर इसके बारे में आगे क्या लिखा हुआ, 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए समझौते में प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान हर साल, एक 1988 में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी को समझौता के तहत शामिल होने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का ये लगातार 32वां आदान प्रदान था। देखिए 2023 में 32वां था, तो अगर 2024 में हमारा ये हो चुका है तो कौन से नंबर का हुआ होगा, 33वां ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, 1 जनवरी
1 जनवरी, 1 जून, 2 जनवरी या 31 दिसंबर। तो हम कब मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस? 1 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, 1 जनवरी को मनाते हैं। वैश्विक परिवार दिवस की उत्पत्ति 2 पुस्तकों में हुई थी। पहली थी 1996 में, जो अमेरिकी लेखक है हमारे स्टीव डायमंड और रॉबर्ट एलन है, जो 2 लोग हैं, इन्होंने लिखी थी। वन डे इन पीस, इन दोनों लेखकों ने एक पुस्तक लिखी थी। एक है वन डे इन पीस। दूसरी, अगर बात करें दूसरी किताब क्या है, अमेरिकी शांति कार्यकर्ता जो है लेखक लिंडा ग्रोवर का 1998 का यूटोपियन उपन्यास ट्री आइलैंड, अ नोवेल फॉर द न्यू मिलेनियन, ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी। इन दोनों को मिलाकर के ही हम क्या मनाते हैं? वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं, ठीक है। हम बुक्स के नाम याद रखिएगा और राइटर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्या ढाका साहित्य महोत्सव जो है 10वां संस्करण किया गया है अभी 2023 में, कब हुआ है? पूछ रहा है ढाका साहित्य महोत्सव जो 10वां संस्करण किया गया है, आयोजन किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन हमारे हैं, सॉरी, कब किया गया, आपसे डेट पूछिए कि डेट जो है वो कब से कब हुआ है। जाहिर सी बात है ढाका है, ठीक है, साहित्य महोत्सव है और 10वां संस्करण आपका याद रखना है। पूछा है कब से कब किया गया, ऑप्शन हमारे 5 से 8 फरवरी, 5 से 8 दिसंबर, 5 से 8 जनवरी या 5 से 8 जून के बीच। तो कहाँ पे हुआ है हमारा? 5 से 8 जनवरी के बीच हमारा हुआ है ये महोत्सव, ठीक है। बात करें अगर कहाँ पे, 2011 में ढाका और बांग्लादेश साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू किया गया था। ये 2011 में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ढाका लिस्ट फेस्ट बांग्लादेश के शीतकालीन कैलेंडर में एक लोकप्रिय वार्षिक आयोजन रहा है। मतलब क्या है, अगर बांग्लादेश के बारे में देखें तो हर बार ये बहुत अच्छे से मनाते हैं और एक लोकप्रिय वार्षिक आयोजन का भी, मतलब एक तरह से लोकप्रिय वार्षिक आयोजन भी करते हैं, हर साल इसको अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई जा रही है? अंडर वाटर मेट्रो जो है भारत की पहली कहाँ बनाई जा रही है? दिल्ली अंडर वाटर है, दिल्ली में पानी है नहीं ना। मुंबई, आगरा, कोलकाता, कुछ ऑप्शंस तो अपने आप ही हट जाते हैं। हमारा सही आंसर क्या हो? कोलकाता। दिल्ली में पानी नहीं है, देखिए, दिल्ली में अंडर वाटर कैसे बनाएंगे, आगरा में अंडर वाटर कैसे बनाएंगे, नदियां हैं जरा जरा सी, वहाँ पे मेट्रो कैसे चलाएंगे? तो सही आंसर हमारा क्या है? कोलकाता। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो बनाई जाने वाली है। बोला है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है, कहा है कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना 2000 दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। मतलब 2023 को ऑलरेडी ये पूरी हो चुकी है या अभी कुछ रनिंग में होगा। भारत में पहली मेट्रो जो रेल प्रणाली है, आपसे पूछा है कि अगर भारत में पहली बार रेल मेट्रो प्रणाली है, या कहाँ से शुरू किया था? 1984 में दमदम से टालीगंज तक कोलकाता में शुरू की गई थी, ठीक है, पहली बार कोलकाता में ही शुरू की गई थी। और अगर बात की जाए अंडर वाटर मेट्रो जो है पहली बार यहाँ पे कोलकाता में ही बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 2023 से 25 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा, जिसका नाम है श्री शक्तिकांत दास गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई है, तो उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन हमारे क्या है? SBI द्वारा योनो, उत्कर्ष 2.0, एक्सिस मोबाइल या PNB 1। इसका सही आंसर देखते हैं हम। इसका सही हमारा आंसर क्या होगा? उत्कर्ष 2.0। जो उत्कर्ष 2.0 है, 2022 के मूल उद्देश्यों में मूल्यों और मिशन साहित्य 6 विजन विवरणों को बनाए रखते हुए इनके विशेषताओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 2023 में आंशिक रूप से अंधे और नेत्रहीन लोगों के लिए संचार के रूप में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जा गया है? तो पूछ रहा है आपसे, हर साल जो हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 4 जनवरी को या 5 जनवरी को? तो हम कब मनाते हैं? 4 जनवरी को हर बार मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। अगर बात करें क्यों मनाते हैं, अगर बात करी जाए हमारा कि हम क्यों मनाते हैं इसे, क्यों मनाते हैं इसे, एक मिनट, ठीक है, ये रहा। तो क्या है, 4 जनवरी को मनाते हैं। ब्रेल वर्णमाला का आविष्कार किन्होंने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। इन्हीं के नाम की वजह से हम क्या करते हैं, हर साल ब्रेल दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। अभी भी मनाया गया था हाल ही में। आप मुझे बताइएगा जिस बार बनाया गया है लुई ब्रेल दिवस, वो कौन से नंबर का एडिशन था, कौन से नंबर का मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, डॉक्टर आनंद देश पांडे, डॉक्टर सौरभ गर्ग, MK मलिक और राधिका देशमुख। तो UIDAI के हाल ही में नए कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? डॉक्टर सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जो है, सौरभ गर्ग हैं, उनको हाल ही में UIDAI का मुख्य बनाया गया है। बोला गया है कि घर में प्रमुख
OF की सहमति से लोगों को अपने आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने में मदद करने के लिए एक निवासी अनुकूल सुविधा प्रदान की गई है। मतलब जो आधार कार्ड वगैरह हैं उनको अपडेट करने में या उनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो लोगों को सुविधा हो सके इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे कहा जाता है? मतलब भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला जिन्हें प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है? इनका जो है बहुत योगदान रहा है हमारे हिस्ट्री में। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और महिलाओं को शिक्षित करने में हो, उनको जागरूक करने में हो या उनकी सहायता करने में हो, बहुत ज़्यादा मदद की है। ऑप्शन देखते हैं, हिना लोसामी, राजूबाई, सावित्रीबाई फुले या MN नारायण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के बारे में ये है कि वो मतलब जब बहुत सारी कुरीतियाँ रूढ़ियाँ समाज में विद्यमान थी, वो महिलाओं को अपने यहाँ रखती थी, उनको पढ़ाती थी, लिखाती थी। अगर कोई विधवा है, बच्ची है, उससे भी अपने पास रखती थी, पढ़ाती लिखाती थी। मतलब समाज में उनको एक योग्य बनाने के लिए उन्हें बहुत सारे काम किए हैं, उनको सिखाने के लिए भी काम किए हैं। इनका देखिए क्या, सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। नायगांव महाराष्ट्र में हुआ था। भारत की प्रथम शिक्षिका थी। देश में पहला महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए सावित्रीबाई ने ज्योतिराव के साथ 1848 में पुणे में एक लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हो गई थी। मतलब इन्होंने स्कूल की स्थापना वगैरह भी की है, उसके बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई 10 मार्च 1897 को। ठीक है, चल नहीं रहा है ये। मक्खी ने परेशान कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला सेना अधिकारी पूछ रहा आपसे, तो हमारे ऑप्शन है MK मलिक, भावना कांत, शिव चौहान या फिर रीना देवी। तो इसका आंसर हमारा सही क्या होगा? इसका हमारा सही आंसर है शिव चौहान। शिव चौहान नाम आपको मेल लग रहा है, लेकिन ये फीमेल है, जाहिर सी बात है फीमेल है। और इनको पहली बार भारतीय महिला है जिनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो बोला है कैप्टन शिव चौहान 2 जनवरी 2022 को 2023 को कठिन चढ़ाई के बाद सियाचिन ग्लेशियर में शामिल सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र, इसे युद्ध क्षेत्र 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यहाँ पे उसी पे ये बना हुआ है हमारा सियाचिन ग्लेशियर पे, और वहाँ पे भी इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो हमारा DRDO है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 65वां जो हमारा दिवस कब मनाया गया है, उनका 65वां दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हमारे हैं 2 जनवरी को, 5 जनवरी को, 1 जनवरी को या 4 जनवरी को। ठीक है, ये हमारा रिपीट हो गया है। आप आंसर मार्क करिए, क्या है? 2 है, 5 है, 1 है या 4 है? तो 1 जनवरी को। तो बोला है यह दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए DRDO प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता सहित को 2 पुस्तकें भी जारी की गई हैं। इस अवसर पर DRDO कैलेंडर भी जारी किया गया। मतलब इस अवसर पर बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, पुस्तकें भी जारी की गई हैं और क्या हुआ है, कैलेंडर भी जारी किया गया है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किस ग्लेशियर पर पृथ्वी का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है? अभी मैंने बताया है आपको, फिर भी आप देख लेते हैं। हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, बिचोम ग्लेशियर है, मियार ग्लेशियर या भागीरथी भागीरथी खारक ग्लेशियर है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसका? सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे ऊपर है। बात करें इसके बाद, तो जो सियाचिन ग्लेशियर है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर 1984 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है या ग्लेशियर है वो कहाँ पर है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है या भारत में है, जिसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, रक्षा अनुसंधान और विकास जो संगठन है DRDO 10 जनवरी को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? आपसे बोला 10 जनवरी 2023 को DRDO ने ओडिशा के तट से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। वो कौन सी थी? पृथ्वी प्रथम थी, धनुष थी, अग्नि प्रथम थी या पृथ्वी द्वितीय थी? इसका सही आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा है पृथ्वी द्वितीय। मतलब पृथ्वी द्वितीय जो है वो हम उसका बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है ओडिशा के तट से, DRDO ने किया है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा। इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। डिटेल्स हमारी है कि DRDO ने 10 जनवरी को ओडिशा तट से चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से
कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। मतलब इन्होंने जो कम रेंज की हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है कहाँ से किया है, उड़ीसा के तट से जो चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है। ठीक है, बात करेगा डीआरडीओ की, तो स्थापना 1958 में हुई थी। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है, इसका हेड क्वार्टर होगा, ये हेड क्वार्टर जो कहाँ है उसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है अभी हमारे, डॉक्टर समीर वी है, समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। आदर्श अगर वाक्य पूछा जाए कि डीआरडीओ का मेन जो आदर्श वाक्य है वो किस सेंटेंस को फॉलो करता है या किस मोटो के साथ काम करता है, तो वो क्या है, बलस से मुलम विज्ञान है। डीआरडीओ के जो दिवस है जो हर साल मनाया जाता है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अभी मनाया गया 60। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 11 व 12 जनवरी को 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हुई थी। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हुई है, 11 जनवरी और 12 जनवरी को आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, इंदौर, रायगढ़, अहमदाबाद या जयपुर। तो हमारा ऑप्शन क्या है, इंदौर। इंदौर में अभी हुई है 2 दिवसीय। तो बोला क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं। ग्लोबल समिट इन्वेस्टर का अगर उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बोला है फिर क्या है, उद्घाटन सत्र में सूरीनाम के राष्ट्रपति जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं वो शामिल थे, और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी शामिल थे। आपसे पूछा इसमें कौन कौन शामिल था, तो इसमें 2 व्यक्ति शामिल रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो थीम है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 65 से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स में विभिन्न रहे हैं, मतलब इसमें बहुत सारे देश वगैरह शामिल हैं। आपसे अगर पूछा है कि थीम क्या रही इस बार की, तो थीम क्या है, भविष्य के लिए तैयार राज्य। अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं इसमें, विषयों पर सत्र होंगे, 19 सत्र होंगे इसमें। ठीक है, अलग अलग विषयों पर बहुत सारे सत्र होने वाले हैं। अगर आपका टॉपिक पूछा जाए कि थीम क्या रही है, तो भविष्य के लिए तैयार राज्य मध्य प्रदेश जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोल रहा है कि ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी फिल्म शॉर्ट लिस्ट में जगह बना चुकी है। ये 2023 की बात हो रही है, 2024 के हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब पे जाके हमारे वीडियोज देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है 2023 का जो ऑस्कर कौन सी फिल्म है शॉर्ट लिस्ट जगह बना ली है, तो ऑप्शन हमारे इस्माइल, राम सेतु, द कश्मीर फाइल्स या मिली। आई होप आपने सारी मूवीज देखी होंगी। तो ऑस्कर 2023 में किसने किसने जगह बनाई है, तो हमारा है द कश्मीर फाइल्स। आपने देखी होगी, ये बहुत अच्छी मूवी रही है, मतलब लोग तो यही बोलते हैं कि अच्छी मूवी है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट ने इस मूवी को प्रमोट किया है ये चीज़ें ठीक नहीं है, आपसी मतभेद बढ़ाने के लिए, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच झगड़ा लगाने के लिए चीज़ें हुई हैं, बट जो चीज़ दिखाई गई वो सच है, जो सच है वही दिखाया गया है। तो ऑप्शन आप बात करें तो क्या कश्मीर फाइल्स है, वो मूवी ऑस्कर में प्रमोट हुई है, नेम लिया गया उसका। फीचर फिल्मों की सूची जारी की गई जिसमें RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल शामिल है। तो अगर 2023 की बात की जाए कौन कौन सी मूवी शामिल थी इसमें, तो RRR थी, गंगूबाई काठियावाड़ी थी, और द कश्मीर फाइल्स भी शामिल थी, और कांतारा जैसी भारतीय फिल्में शामिल है। ये पहली बार है जब भारत ने 4 श्रेणियों में ऑस्कर की शॉर्ट लिस्ट में जगह बना, तो 4 मूवीज हमारी गई है, इसलिए हमने 4 जगह घेरी है, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोला है, जनवरी 2023 को उत्तराखंड के किस शहर को भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र है जिसको बोला गया है भूस्खलन और अवतलन प्रभावित है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, जमीन जो है धंस रही है, मतलब और जमीन कट रही है। तो जोशीमठ है, देहरादून है, हरिद्वार है या पौड़ी है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा सही आंसर जोशीमठ। जोशीमठ जो उत्तराखंड में है उसको बोला गया है कि यहाँ पे भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अवतलन भी, अवतलन मतलब होता है कोई जमीन ऐसे है या नॉर्मल है, क्या धंस जाए, नीचे जमीन चली आए, उसका लेवल क्या है, घट जाए, नीचे चला जाए। तो इसका हम देखते हैं क्या है, 8 जनवरी 2022 को उत्तराखंड में जोशीमठ भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस समय भूस्खलन का सामना कर रहा है जिला आपदा प्रबंधन विभाग जो है, लोगों के घरों और सड़कों के बीच 561 इमारतों में दरारें देखी जाती है, मतलब इतनी सारी इमारतें हैं, 561 इमारतें इस शहर में ऐसी है जिन पे दरारें देखी गई हैं। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। तो आपसे पूछा जाए तो आपको देखो इसमें ना एक तो इससे आपको ये पता चल जाएगा NH7 कहाँ पर है, NH7 कहाँ पर है, उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला कौन सा एशिया का पहला देश बना है। बता पूछ रहा है कि आपसे हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला कौन सा एशिया का पहला देश बना है, तो भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर ब्राजील है। देखिए एशिया पूछ रहा है तो अमेरिका वैसे ही बाहर हो गया,
एशिया में नहीं है ना अमेरिका, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे भी आप कट कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या है, चीन है। चीन जो है हाइड्रोजन से चला रहा है मेट्रो ट्रेन वगैरह, शहरी ट्रेन वगैरह हो गया। तो क्या लिखा है, हाइड्रोजन चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला चीन जो है एशिया का पहला देश बन गया है। सितंबर 2022 में जर्मनी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला पहला देश बना था। अगर देखिए एशिया की बात करें, जो हमारा एशिया है उससे कहाँ क्या कौन सी कंट्री है, चीन है। अगर पूछा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले किया था जापान ने, ठीक है। सो जर्मनी ने सबसे पहले, फर्स्ट टाइम किसने किया था, जर्मनी ने सबसे पहली जो है ये चीज स्टार्ट की थी। बोला अब चीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है और एशिया का पहला देश बन गया। रेल मंत्री जो हमारे हैं अश्विन वैष्णव ने बताया है कि भारत को दिसंबर 2023 तक अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की मिलने की संभावना है। मतलब ऐसा बोला गया था 2023 में कि दिसंबर तक हमें मिल जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मिली है कि नहीं मिली है, मतलब हमारे यहाँ पे भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली जो सही ट्रेन है वो स्टार्ट की गई है या नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 वाजरा ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर तोप खरीदी जा रही है। जो हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर तोपें हैं रक्षा मंत्रालय ने भी खरीदी हैं, नाम क्या है उनका, K9 नाम है। कितनी खरीदी गई है, 100, 50, 500 या 1000। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 100। तो रक्षा मंत्रालय जो है 100 K9 वाजा ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर जो है कि खरीद के लिए रेडी है, अभी खरीदने वाले हैं ये, ठीक है। और क्या बोला गया है कि भारत में लार्सन एंड टूब्रो जो है L&T द्वारा बनाया जा रहा है। आपसे पूछा जाए कि जो K9 जो है हाविजर मिसाइल्स वगैरह कौन बनाता है, तो लार्सन एंड टूब्रो बनाया जा रहा है। K9 जो है वज्र मुख्य रूप से रेगिस्तान में उपयोग के लिए खरीदी जा गया है, लेकिन चीन के साथ गतिरोध ने उन्हें पहाड़ों पर भी तैनात करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब जो मुख्य रूप से ये है ना, ये कार्य करती हैं रेगिस्तान जैसे एरिया पे, लेकिन क्या हो रहा है ये चीन वगैरह की जो हमारी वहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर वाली जगह है वहाँ पर भी तैनाती की जाएगी इसकी, ठीक है। मैं थक गई बोल बोल के। कितने क्वेश्चन हो गए हैं, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2, केंद्र सरकार की फेम इंडिया फेज 2 जो है योजना के सहयोग से किस राज्य में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शंस हमारे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या सिक्किम। हमारे ऑप्शंस क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री जो महेंद्र नाथ पांडे हैं ने कहा है कि सरकार ने 3538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर दिया था, जिसमें से 400 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें से 300 दिल्ली परिवहन निगम को इंट्रा सिटी संचालन के लिए और 100 दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए दी गई है, ठीक है। आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है एक बार। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो ऑप्शन गुजरात है, सिक्किम है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हमारा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले के बागस माता मंदिर परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना का शुभारंभ किया था। इसमें और भी क्या पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, योजना के तहत 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले के 10918 परिवारों को 129 करोड़ रुपए के भूखंड वितरित किए गए हैं। इतने सारे परिवार किए गए हैं और 129 करोड़ रुपए का वितरण भी किया गया है। इस योजना के तहत जमीन पूरी तरह से निःशुल्क दी जाएगी और प्लॉट के साथ अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा, मतलब प्लॉट भी दिया जाएगा और भी अन्य योजनाएं वगैरह हैं, अन्य बेनिफिट्स वगैरह हैं, वो लोगों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई थी। G20 की जो पहली बैठक हुई है 31 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई। ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव या चंडीगढ़। तो हमारा सही आंसर क्या है, पुडुचेरी। पुडुचेरी में हुई है। पुडुचेरी के राज्यपाल उपराज्यपाल डॉक्टर तमिल सिलाई सुंदर राजन ने कहा है कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में हुई। उन्होंने इस समारोह में
सिटकर पोस्टर और बैच जारी किए और मुख्यमंत्री रेगिस्तानी रेंगासामी की उपस्थिति में एक सेल्फी बूथ का भी उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये हमारा जो 74 जो 23 में हुआ तो उसकी बात कर रहा है। झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो हमारा आंसर क्या होगा सही इसका? आपको आंसर आया था मार्क करके रखिए। तो हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड 2023 में टॉप पर था। इस परेड के दौरान धार्मिक स्थलों और राज्यों के प्रगतिशील विकास को प्रदर्शित करने वाले उत्तराखंड के मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था। तो अभी 2023 में अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई थी। 2024 सॉरी, अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है इनाम लोगों को या कंट्रीज को, सॉरी स्टेट, वो जो हमारे स्टेट्स वगैरह उनको सिलेक्ट किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किसे सिलेक्ट किया 2024 में, तो ऐसी कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर बात करें हम कुछ पॉइंट्स, राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भारतीय तटरक्षक दिवस जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है डे कब मनाया था? हमने अभी सेलिब्रेट किया कुछ दिन पहले ही। तो है 30 जनवरी, 1 फरवरी, 30 फरवरी या 28 जनवरी को। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 फरवरी। 1 फरवरी को हम हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं, भारतीय तटरक्षक दिन मनाते हैं 1 फरवरी को। अपना 47वां मनाया था उन्होंने 2023 में, तो 48वां मनाया गया है। 1978 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके तहत काम करता है? तो ये काम करता है हमारा रक्षा मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1946 में, 1906, 1906 में, या फिर 1945 में, या 1992 में? तो इसका आंसर हमारा क्या? 1992 में स्थापना की गई थी। इसकी बात करें आगे डिटेल्स तो क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 31 जनवरी 2023 को 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है। कार्यक्रम 2023 की थीम है सशक्त नारी सशक्त भारत। मतलब 2023 की थीम की अगर बात करें तो क्या रखी गई थी? 2023 की थीम तो सशक्त नारी सशक्त भारत। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है की स्थापना 1992 में की गई थी। और अधिनियम कौन था? 1990 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। जो भी चीज़ें डिस्कशन के लिए थी, जो सारी मैंने डिस्कस कर दी है, चाहे वो आपका फैक्चुअल डाटा हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो क्वेश्चन वगैरह हो, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, हमें फॉलो करिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो सारे आपको मिलते रहें। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो आप हमारा आप हमारा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। एनसीईआरटी का 6 to 12 हमारी सारी चीज़ें एनसीईआरटी कवर की जाएंगी। उसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगी। तो अगर आप अपनी बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन और चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो, तो आप हमारा ये एनसीईआरटी का बैच ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।